बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपने एनसीईआरटी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और उसमें हमने अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार देखे और उनको हमें अच्छे से याद भी कर लेना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है कि आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति, जलाशय मतलब जो वाटर बॉडीज़ रहती हैं जैसे झील, तालाब, समुद्र, इन सबको मिला के बोलते हैं जलाशय। तो आपने जलाशयों की विपत्ति विपत्ति मतलब मुश्किल, और मुश्किल की भी महा, मुश्किलों का बाप जिसको बोल सकते हैं हम एक भाषा में, तो महाविपत्ति वाटर हाइसिंथ की वजह से जो हुई थी महाविपत्ति, अथवा या फिर जिसको बोलते हैं बंगाल का आतंक, बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। तो जलाशयों की एक महाविपत्ति आ गई थी, विपत्ति आ गई थी, जिसको बंगाल का आतंक यानी कि टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? टेरर। टेरर का मतलब होता है ना टेररिज्म, टेररिस्ट जिसको बोलते हैं, आतंकी या आतंक। तो ये था टेरर ऑफ बंगाल। ये आतंक कहाँ मचा? ये आतंक मचा बंगाल के अंदर में मचा। तो उसके बारे में एनसीईआरटी बोल रही कि आपने अवश्य सुना होगा। तो हम कहेंगे हाँ सुना है, अभी अभी सुना है, जस्ट सुना, एनसीईआरटी में ही तो सुना। ठीक है, इससे पहले तो सुना नहीं था। तो आगे ये कहना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं यह कुछ भी नहीं, अरे ये कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप, जलीय पादप यानी कि जल में रहने वाला पादप, जल में रहने वाला पौधा वाटर हायसिंथ है, यानी कि जिसको बोलते हैं जल हायसिंथ, वाटर हायसिंथ है, जो ठहरे जल में यानी कि रुके हुए पानी में सर्वाधिक, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला खरपतवार है। वृद्धि मतलब बढ़ने वाला खरपतवार है। खरपतवार, खरपतवार का मतलब होता है वीड, WEED, वीड। वीड क्या होता है या खरपतवार क्या होता है कि हमने देखा होगा कि हमारा जो गार्डन है, कभी अगर गार्डन देखा होगा या ज़मीन देखी होगी, तो जैसे मान लीजिए हमें लगाना है उसके अंदर ये रोज़ का पौधा लगाना है, या फिर हमें आलू का पौधा लगाना है, या फिर बैगन लगाना है, भिंडी, कुछ भी लगाना है, टमाटर वगैरह, तो वो पौधा तो उगता ही है जो हमने लगाया, जो हम लगाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाजू में कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं। ठीक है, तो उन पौधों को बोलते हैं खरपतवार, जो कि हमारे पौधों के साथ में एक्स्ट्रा में उग गए। और वो पौधे क्या करते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, जो जिस ज़मीन में हमने अपना पौधा लगाया, उस ज़मीन से वो भी खाना खाएंगे। ठीक है, तो अगर वो खाना खाने लग जाएंगे तो जो हमारा, हमने जो पौधा लगाया उसको खाना नहीं मिलेगा। तो इस ऐसे पौधों को बोलते हैं वीड्स या खरपतवार। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में भी इसी तरीके के खरपतवार की बात की जा रही है, जो क्या है, वाटर हाइसिंथ है, जिसका नाम क्या है, वाटर हाइसिंथ, जो हमने अभी अभी पहले पढ़ा था, जिसके अंदर में ऑफसेट मिलता है हमको। ऑफसेट यानी कि भूस्तरी जिसमें मिलती है, जो कि कायिक प्रवर्धन करती है। तो ये जो वाटर हाइसिंथ रहता है, ये रुके हुए पानी के अंदर में ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है ना, और इससे ये अपना आतंक फैलाता है। बंगाल के अंदर में उसने फैलाया था। तो ये क्या करता है, यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है। हमें पता है ऑक्सीजन एक गैस होती है जिसको हम लेते हैं, जिससे ज़िंदा रहते हैं, जिसकी मदद से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप, परिणाम अच्छे से पढ़ना है इसको, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप का मतलब जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। यानी कि जो अपना पानी है, पानी के अंदर में मछलियाँ हैं। ठीक है, अब सबको अपनी अपनी ऑक्सीजन बराबर बराबर लेते जानी चाहिए। अब ये जो है खरपतवार वाटर हायसिंथ जिसका नाम है, तो इसने आतंक कैसे में फैलाया कि ये जो जितनी भी ऑक्सीजन है, इतना ज़्यादा ये बढ़ जाता है पानी के अंदर में, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन यही खा लेता है। बड़ा खबोड़े निकले है। तो ये पूरी की पूरी ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसकी वजह से मछलियों को, बेचारी मछलियों को मिलेगी नहीं ऑक्सीजन, और मछलियाँ जो है मर जाएंगी। तो मछलियाँ, उसकी वजह से मछलियाँ मरने लग गई। फिर आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे। यानी कि हम जो अध्याय पढ़ेंगे आगे जाके, चैप्टर्स पढ़ेंगे 13 एंड 14, जिसके अंदर में हम बहुत सारी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके अंदर में इस वाटर हाइसिंथ के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो आगे एनसीईआरटी बोल रही है, आपको जानकर रोचक लग सकता है कि, आपको जानकर रोचक मतलब आश्चर्य हो सकता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस पादप को का भारतवर्ष में आगमन, इस पादप का, इस पौधे का भारत में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यानी कि भारत में इस पौधे को इसकी सुंदर सुंदर पत्तियों की वजह से लाया गया था। इसकी पत्तियां जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हैं, और बहुत ही इसके जो आकार है, इसका आकार एक बहुत ही अच्छा सा दिखता है, जैसे सजाने वाले जो टांगे रहते हैं ना ऊपर दीवार से, वैसे टाइप का इसका आकार है। तो बड़ा ही इसका सुंदर आकार था, तो लोगों ने सोचा कि अरे इतना सुंदर पौधा है, चलो इसको, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको अपन इंडिया में ले आते हैं, और इसकी सुंदरता देख के इंडिया में लाए। लेकिन इनने क्या किया, इनने तो आतंक मचा दिया। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। फिर आगे है, यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन दुर्गति से कर सकता है और अल्प समय में, जो कायिक प्रवर्धन हमने पढ़ा था, कायिक जनन, ये दुर्गति से बहुत ही तेज़ गति से कर सकता है जिससे विनाश होने लगे, और अल्प समय में यानी कि बहुत ही कम समय में, अल्प का मतलब होता है बहुत ही कम समय में ही संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरे, संपूर्ण जलाशय को, जलाशय मतलब जो भी जिस भी जल के अंदर में ये है, संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है। जलाशय को ढक लेगा, इतने सारे पौधे होंगे, ऊपर ऊपर तो ये तैरता है पानी के, तो पूरे जलाशय को ये ढक देता है, और इसमें इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है, इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। तो ये क्या करता है, बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज़ दुर्गति से ये बढ़ जाता है, फैल जाता है, और फैलते फैलते पूरे जलाशय को ढक देगा। जैसे मान लीजिए ये जलाशय है, और इसके ऊपर में ये इसका ऑफसेट था, इसकी डंडी जैसी, जिसको बोलते हैं भूस्तरी। अब इसमें से ये वाटर हायसिंथ निकल आए, ये वाटर हायसिंथ आ गया इसके ऊपर, और इसके नीचे इसकी जड़ें रहती हैं, हमने पहले देखा था। ठीक है, इसकी जड़ें हैं, और नीचे में हमारी मच्छी, नीचे में तैर रही है हमारी मच्छी। तो ये मच्छी जो है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने सारे जो वाटर हायसिंथ आ जाएंगे, तो ये जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी ये नीचे तक नहीं पहुँच पाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंधेरा जैसा हो जाएगा, यहाँ अंधेरा होने लगेगा, और ऊपर से क्या होगा, ऑक्सीजन भी पूरी खींच लेता है, तो ये मच्छी क्या हो जाएगी, ये मच्छी जाएगी मर, ये मच्छी मर जाएगी। तो इस तरीके से अल्प समय में पूरे जलाशय को ढक देता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। छुटकारा पाना इससे बहुत ही कठिन क्यों है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, क्योंकि ये कर सकता है कायिक प्रवर्धन कर लेता है, यानी कि कायिक जनन, यानी अपने शरीर से नया संतति बना देता है, नया पौधा बना देगा। अगर बीज से बनाता तो टाइम लगता, तो इतनी जल्दी नहीं फैल पाता, लेकिन ये अपने शरीर से बना देता है अलैंगिक जनन की वजह से, तो ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो इससे हमें पता चलता है अलैंगिक जनन बहुत ही स्पीड में होता है और बहुत ही तेज़ी से हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखा हम इतनी जल्दी इतने आगे आ गए इस वाले पैराग्राफ में, क्योंकि इसमें कम बातें याद रखने की थी, ज़्यादा बातें समझने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू जो होता है, गन्ना खाते हैं अपन मीठा मीठा, केला, अदरक, डहेलिया हमने सुना होगा, डहेलिया फूल होता है, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है। तो एनसीईआरटी पूछ रही कि आपको पता है कि इनकी खेती किस प्रकार की जाती है। तो हम तो किसान है नहीं, लेकिन पता तो कर सकते हैं। क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आँख भी कहते हैं, तो क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका से, यानी कि उसकी आँख से, केले तथा अदरक के प्रकंद से, यानी केले और अदरक के प्रकंद से, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आलू के कंद से और केले और अदरक के प्रकंद से। तो ये देख लीजिए, एक शब्द का डिफरेंस है,
और यहाँ पर ही कन्फ्यूजन हो जाता है, आलू के कंद से और केले प्लस अदरक, केले और अदरक के प्रकंद से क्या होता है, क्या देखा है, एनसीईआरटी बोलना चाह रही क्या देखा है, से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है। यानी आलू के कंद से और केले तथा अदरक के प्रकंद से, हमने पहले भी देखा था अदरक का प्रकंद देखा है हमने और आलू का कंद देखा था एनसीईआरटी के अंदर में, उसकी डायग्राम दिया हुआ है। तो उससे क्या आपने नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा है? तो इस बात का जवाब खुद ही एनसीईआरटी दे देती है। एनसीईआरटी जब भी कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो आगे जाके उसका जवाब दे देती हैं, या कभी कभी हमको ढूंढना पड़ता है। इस बात का जवाब वो खुद एनसीईआरटी आगे दे देंगी। तो आगे एनसीईआरटी में लिखा है कि जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों, यानी कि जब आप ध्यानपूर्वक जो उपयुक्त मतलब होता है कि ऊपर दिए गए जो सूची है, जो इन्होंने ये सूची दी थी ना, ये आलू दिया है, गन्ना दिया है, केला दिया है, अदरक दिया है, डहलिया दिया है, तो उनके बारे में कह रहे हैं ये कि जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले, उनमें से निकलने वाले पादपों यानी कि प्लांटलेट, जो भी पौधा होता है उसमें से छोटी छोटी जब भी कलियाँ निकलती है ना, तो जो छोटा पौधा होता है उसको प्लांटलेट बोलते हैं। छोटा सा पौधा निकलता है उसको प्लांटलेट कहते हैं। तो विकसित होने वाले पादपों यानी कि प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि वो छोटी छोटी जो प्लांट्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, उसके स्थानों, वो कहाँ से निकल रहे हैं, उसका अगर अपन उसका स्थान देखने की कोशिश करेंगे, उसका एग्जैक्ट प्लेस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो किधर से निकल रहे हैं, तब आपको पाएंगे क्या पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियों, एक तो ये है रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियों, इसको अच्छे से पढ़ना है, पर्व संधियों यानी कि इसको ही दूसरे ना इंग्लिश में बोलते हैं नोड्स। पर्व संधियों यानी कि नोड्स से उत्पन्न होती हैं। यानी ये जो भी छोटे छोटे पौधे निकलते हैं किसी भी पादप से, वो जो रूपांतरित स्तंभ है उनके, उससे निकल रहे हैं। और रूपांतरित स्तंभ में क्या होता है, पर्व संधि होती है, यानी कि नोड्स उससे उत्पन्न हो रही हैं। अभी मैं और आगे डिटेल में समझाऊंगा। जब ये पर्व संधियाँ नमी युक्त मृदा अथवा जल, यानी कि नमी युक्त मृदा यानी कि जो मिट्टी जिसमें थोड़ा सा गीलापन हो, उसको बोलेंगे नमी युक्त मृदा। मृदा मतलब ज़मीन यानी कि मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी। अथवा जल यानी कि पानी के संपर्क में अगर ये आई, या फिर ऐसी गीली मिट्टी के संपर्क में अगर ये आई के संपर्क में आती हैं, तब इनके मूल यानी कि जिसको कहते हैं रूट्स, तब इनके जो रूट्स हैं तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। तो जब ये पानी या फिर गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आती है, गीली मिट्टी के जब ये संपर्क में आती हैं, तब इससे जड़ निकलने लगती है, यानी कि जिसको कहते हैं रूट्स आने लगती हैं और नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चीज़ समझने की है कि ये रूपांतरित स्तंभ क्या होता है। तो पहले तो नॉर्मल देखते हैं कि जैसे ये हमारी धरती, प्यारी सी ये धरती है, और धरती के नीचे यहाँ पर है जड़, एक पौधे की जड़ है, जैसा हमने देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हैं, ये जड़ है किसी भी पौधे की। और ऊपर में इसकी रहती है ये स्टेम, इसको बोलते हैं, ये जिस पे पौधा खड़ा होता है, मोटी होगी थोड़ी, ये स्टेम है, इसकी स्टेम है, और इससे निकली एक टहनी, और इसके आगे एक पत्ती, ये रही एक और पत्ती। हमने देखा होगा, मैं डायग्राम में सिर्फ 2 ही पत्तियाँ बना रहा हूँ, वो ऐसे ही बस दिखाने के लिए। और ये आ गया इसका फूल आ गया। अब ये जो रहता है, ये बीच की जो टहनी है, जो मेन टहनी रहती है ना, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो बीच की है, ये बीच की जो मैंने बनाई, इसको कहते हैं स्तंभ। इसको क्या कहते हैं, आधा सा, ता और भा, और इसके ऊपर बिंदी, स्तंभ कहते हैं। स्तंभ को हिंदी में कहा जाता है स्टेम, STEM, स्टेम।
तो ये क्या हो गई इसकी स्टेम। तो स्टेम क्या है, ये ऊपर जिसमें पौधा खड़ा हुआ है उसको कहते हैं स्टम्प, ठीक है। और नीचे की इसको कह रहे हैं, ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं जड़, ये जड़ है, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, मूल, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं रूट्स, रूट्स, ठीक है। ये इसकी जड़ हो गई और ये हो गया इसका पूरा स्तंभ। तो जड़ और स्तंभ में अंतर आ गया। अब तो अब हम जब ये देखेंगे, स्तंभ को देखेंगे, जब हम ये स्तंभ को देखते हैं तो स्तंभ जो है ज़मीन के ऊपर है, ये पूरा का पूरा ज़मीन के ऊपर है ना। और जो इसकी जड़ है, ये रही जड़, वो क्या है ज़मीन के नीचे है। तो स्तंभ जो रहता है स्टेम यानी कि वो ज़मीन के ऊपर रहती है और जड़ जो है वो ज़मीन के नीचे रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्तंभ को और गौर से देखेंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा अगर मैं जूम करके बताऊं, यहाँ पर मैं जूम करके बताऊं ये वाले हिस्से को, ठीक है, ये वाला हिस्सा मैं बना रहा हूँ जूम करके। तो ये है स्तंभ, पास से देखेंगे जब अगर, और यहाँ पर है ना ये छोटा सा हिस्सा रहता है, छोटा सा उभार टाइप का रहता है, इसको उभार टाइप को कहते हैं नोड्स, इसको क्या कहते हैं नोड। और ये बहुत सारे रहते हैं इसके स्तंभ पे, जैसे ये ऊपर बना दिया हमने, ये ऊपर भी रहेगा। किसी भी पौधे को आज अपने आसपास में कोई भी पौधा हो तो उसको हमें जाके देखना है, ठीक है। ये नोड्स रहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नोड्स, नोड्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं पर्व संधि, पर्व संधि, पर्व संधि कह रहे हैं। अब ये पर्व संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसका काम क्या होता है कि इस पर्व संधि से ही नई टहनी आती है, नई टहनी आती है। जैसे ये पर्व संधि है तो यहाँ से एक नई टहनी निकलेगी, यहाँ से एक नई टहनी निकलेगी, इस पर्व संधि से एक नई टहनी निकलेगी, इससे एक नई टहनी निकलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बीच से निकल गई या इधर से निकल गई, कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं निकलती। सिर्फ कहाँ से निकलती है टहनी, टहनी सिर्फ निकलती है सिर्फ टहनी निकलेगी अपनी पर्व संधि से निकलेगी, यानी कि ये नोड से निकलेगी, इधर से निकलेगी, बीच से कहीं से नहीं निकल सकती। तो ये होता है स्टेम के अंदर में नोड्स यानी कि पर्व संधि। ये काम हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें एक और चीज़ है कि इसमें से जड़ तो नहीं निकल रही, यानी कि इसमें से सिर्फ क्या निकल रही है, ये टहनी निकल रही है। ये जो टहनी निकली वो कहाँ से निकली, नोड से निकली या पर्व संधि से निकली, यहाँ से जड़ तो नहीं निकल रही। जैसे ये मान लो यहाँ से जड़, ऐसे जड़ तो नहीं निकल रही, यहाँ से ये जड़ नहीं निकल रही, ठीक है। यहाँ से सिर्फ टहनी निकलती है, जो हमारा स्तंभ रहता है, स्टेम रहता है पौधे का, ठीक है। तो अब मान लीजिए क्या हुआ कि ये स्टेम ने बोला हम तो बोर हो रहे हैं, तो इनने सोचा चलो अब एक काम करते हैं, अपने जो नोड है ना, नोड से हम जड़ भी निकालेंगे और पत्तियां भी निकालेंगे। नोड से हम जड़ भी निकाल देंगे और पत्तियां भी निकालने लग जाएंगे। तो यानी कि जैसे हमने देखा होगा कि ये जो था हमारी पूरा का पूरा ये स्टेम है, स्तंभ, और इसके अंदर में ऐसे नोड थे, ये नोड्स वाली जगह है। तो इसको क्या किया हमने, हमने नहीं मतलब ये अगर मान लो ऐसे बहुत ही सिकुड़ गया, बहुत ही सिकुड़ गया। जैसे कि मान लीजिए इसको हमने ऊपर से दबाया, यहाँ से दबाया और यहाँ से दबाया, तो इस सिकुड़ के कुछ यूं यूं टाइप का हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ के ऐसा बना दिया हमने। तो ये इसके जो नोट्स हैं वो इस तरीके के हो जाएंगे, नोट जो हैं इसके इस तरीके के हो जाएंगे, ऐसे आ गए इसके नोट्स, ठीक है। और ये नोट्स में से अब मान लीजिए इसने सोचा कि हम इस नोट से पत्तियां भी निकालेंगे, एक नई पत्ती भी निकालेंगे, जैसे ये निकल रही है पत्ती, और इससे हम वो भी निकालेंगे, जड़ भी निकालेंगे, यानी कि रूट्स भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये नोड जो है, जो पहले
कहाँ क्या करा करती थी, सिर्फ टहनी निकालती थी, वो अब टहनी भी निकाल रही है यानी कि पत्ती भी निकाल रही है, एक नया पौधा भी निकाल रही है और उसकी जड़ भी निकाल रही है। तो ऐसी जो पर्व संधि होती है, ऐसी जो स्टेम होती है, ऐसा जो स्तंभ है जो कि ये भी करे यानी कि पौधा भी निकालने लग जाए और रूट्स भी निकालने लग जाए, तो ऐसी स्टेम को, ऐसे स्तंभ को बोलते हैं रूपांतरित रूपांतरित स्तंभ। रूपांतरित स्तंभ यानी कि जो स्तंभ होता है, स्टेम होती है, उसका जो रूप है वो बदल गया है, उसका रूप और काम जो है वो बदल चुका है, इसलिए उसको कहते हैं रूपांतरित स्तंभ। जो नॉर्मल वाला स्तंभ रहता है, स्टेम रहता है, वो ज़मीन के ऊपर होता है और उससे सिर्फ टहनी आती है उसके पर्व संधि से, ठीक है। लेकिन ये जो रूपांतरित वाला है, उससे पौधा भी आ रहा है और उससे जड़ें भी निकल रही हैं, इसलिए हो गया रूपांतरित। और ये जो स्टेम है, ये जो स्तंभ होता है, वो ज़मीन के नीचे होता है। जैसे कि हम देखते हैं अदरक के अंदर, हमने देखा था अगर अदरक में, फिर से अदरक के पास चलते हैं। जैसे ये अदरक, ये भी अदरक जो है वो एक तरीके की, एक प्रकार की क्या है, रूपांतरित स्तंभ भी है, यानी कि ये स्टेम है। लेकिन ये जो अदरक जब उगती है तो ये असल में ज़मीन के नीचे रहती है। जैसे ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर में गाड़ी जाती है अदरक। अब इसकी जो पर्व संधि है, ये जो लाइनें हमें दिख रही हैं, ये असल में इसकी नोट्स हैं। ये जो ऐसे लाइनें दिख रही हैं, ये इसकी नोट्स हैं, यानी पर्व संधि है। तो यहीं से एक नया पौधा भी उगेगा। जैसे ये पौधा उग गया इसकी एक पर्व संधि से, और यहीं से क्या होगा, यहीं से जड़ें भी निकलेंगी। इधर ही से जड़ निकलने लग गई मान लो। तो असल में एक स्तंभ था, लेकिन ये अब क्या हो गया, ये हो गया है रूपांतरित। तो रूपांतरित हो गया यानी कि इसने अपना काम और इसने अपना शक्ल दोनों चेंज कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं रूपांतरित स्तंभ। जो ये स्तंभ है, इससे अब पौधा भी निकल रहा है और जड़ें भी आ रही हैं। और ये स्तंभ ज़मीन के ऊपर नहीं है, स्तंभ ये कहाँ है, ज़मीन के नीचे है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, रूपांतरित स्तंभ। रूपांतरित स्तंभ। अब रूपांतरित स्तंभ जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडिफाइड। मोदी नहीं है, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड स्तंभ को बोलते हैं स्टेम। तो ये हो गई रूपांतरित स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाई करना मतलब बदलना, तो बदली हुई स्टेम को बोलेंगे रूपांतरित स्तंभ। तो ये रूपांतरित स्तंभ समझाना था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इन पादपों के रूपांतरित स्तंभ, जो भी इनने पादप दिए यहाँ पर, यानी कि आलू जो होता है, आलू में भी रूपांतरित स्तंभ है, गन्ने में भी मॉडिफाइड स्टेम है, केले में भी रूपांतरित स्तंभ है, अदरक में भी रूपांतरित स्तंभ है और डहलिया में भी रूपांतरित स्तंभ है। इन सब में रूपांतरित स्तंभ हमें मिलता है। फिर उसमें से वो कह रहे हैं कि उनमें उपस्थित पर्व संधियों से, जो पर्व संधि है उससे, यानी कि नोट से ये छोटी छोटी प्लांटलेट, छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होता है कि ये जैसे पर्व संधि है, अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। जैसे हम आलू का एग्जांपल ले लेते हैं या अदरक का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अदरक है, हम मान लीजिए अदरक है, ठीक है, और ये इसका क्या है, पर्व संधियाँ हैं, नोट्स हैं। ये अदरक की क्या है, नोट्स। तो अपने घर का अदरक भी देख सकते हैं, ये इसकी नोट्स हैं, पर्व संधियाँ हैं। और यहाँ से, और ये अदरक क्या होती है, मॉडिफाइड स्तंभ है, मॉडिफाइड स्टेम है, यानी कि रूपांतरित स्तंभ है। अब ये एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं कि अगर ये अदरक जिसमें भी मॉडिफाइड स्टेम होता है, जिसमें भी रूपांतरित स्तंभ होता है, वो अगर गीली मिट्टी के संपर्क में आती है, गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आती है, तो उससे, या फिर जल के कांटेक्ट में आए, यानी कि पानी के कांटेक्ट में आए, तो फिर इसमें क्या होने लगता है, तो फिर इसमें नए नए पौधे आने लगते हैं, नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं और नए नए इसमें जड़ें आने लगती हैं, मूल आने लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी आ गया, इसके आसपास ये पानी आ गया, ये पानी के कांटेक्ट में आ गई अगर ये अदरक, तो ये अदरक क्या होने लगेगी, ये इस अदरक में से
नया पौधा निकलने लगेगा इसकी वो पर्व संधि से। जैसे ये नया ऊपर की पत्ती निकलने लगी, नया छोटा सा पौधा निकल गया यहाँ से, और यहीं से क्या हो जाएगा, यहीं से इसकी जड़ भी निकलने लगेगी। ये इसकी जड़ निकलने लगी, ये इसकी जड़ निकलने लगी। ठीक है, तो अगर ये पानी या फिर गीली मिट्टी, नमी युक्त मृदा जिसको कहते हैं, उसके अगर ये संपर्क में आ जाए, जिसके पास भी क्या होती है मॉडिफाइड स्टेम यानी कि रूपांतरित स्तंभ, तो उसमें से छोटे से प्लांटलेट निकलने लगती है। ये जो बनाया है ये प्लांटलेट है, छोटा सा नन्हा सा पौधा, और उसमें रूट्स निकलने लगती है यानी कि मूल निकलने लगते हैं। तो उनने यही बोला है। जब ये पर्वसंधियाँ नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती हैं तब इनके मूल यानी कि रूट्स तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक इसी प्रकार जो पत्थर चटा एक पौधा होता है जिसका दूसरा नाम है ब्रायोफिलम, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रायोफिलम। जो हमने ब्रायोफिलम की पत्ती देखी थी, तो उसी की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं पत्थर चटा, यानी पत्थर को ये चाटते रहता है। तो ये ब्रायोफिलम की पत्तियों में जो कटे किनारे होते हैं, पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक अपस्थानिक इसको अच्छे से पढ़ना है, अपस्थानिक यानी कि एडवेंटिशियस, ये इंग्लिश का शब्द है एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रायोफिलम की जो पत्ती रहती है उसके जो किनारे हैं, तो ये जो किनारे हैं वो भी अगर गीली मिट्टी या फिर पानी के संपर्क में अगर आ जाएं तो वहाँ से भी जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बना के बता देता हूँ कि ये है हमारी प्यारी सी ब्रायोफिलम की पत्ती। ठीक है, ये ब्रायोफिलम की पत्ती है और थोड़ी सी ये पत्ती सी हो गई, ब्रायोफिलम की पत्ती है, और इसमें इसकी ये नसें हैं। नसें तो इंसानों में होती हैं, ये इसमें पत्ती में कैसे आ गई, पत्तियों में भी होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो इसके किनारे हैं, कटे वाले किनारे, ये वाला जो किनारा है, ये जो किनारा है, और ये जो किनारा है, तो ये वाले जितने भी कटे कटे वाले किनारे हैं, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से जब ये पानी के संपर्क में आ जाए, जैसे पानी के संपर्क में आ गई, मान लीजिए पत्ती थी पौधे पे लगी थी और वो पत्ती गिर के पानी में गिर गई, या फिर इसके साथ क्या हो जाए ज़िंदगी में, इसके साथ ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि ये नमी युक्त मृदा के संपर्क में आ जाए। जैसे ये मिट्टी थी, गीली मिट्टी, इसके संपर्क में आ गई, ये पत्ती थी गीली मिट्टी में गिर गई, नमी युक्त मृदा जिसको कह रहे हैं तो उसमें गिर गई। तो अब क्या होगा, इसकी जो ये कटे हुए किनारे हैं इसमें से नया पौधा उगने लगेगा, नई एडवेंटिशियस कलिकाएँ आने लगेंगी, अपस्थानिक कलिकाएँ। तो हम बना देते हैं अपस्थानिक कलिकाएँ। जैसे ये है, ये वाला किनारा है, इसमें से एक कलिका आ गई और इसमें से पत्ती निकल गई। ठीक है, और यहाँ पर से ही इसकी जड़ें भी आने लग जाएंगी, ये इसकी छोटी छोटी जड़ भी आ गई। वैसे ही दूसरे साइड भी आ जाएगी, इधर पे भी आ गई, मान लीजिए एक नई अपस्थानिक कलिका। ये जो छोटा सा उगा है पौधा, इसको बोलते हैं अपस्थानिक कलिका कह रहे हैं इसमें, ब्रायोफिलम में, और इसकी जड़ भी आ गई। ठीक है, तो ये जो छोटा सा बनाया है इसको कह रहे हैं अपस्थानिक कलिका, इसको कह रहे हैं अपस्थानिक कलिका, या दूसरी भाषा में बोलते हैं, अपस्थानिक को बोलते हैं एडवेंटिशियस, इंग्लिश का शब्द है एडवेंटिशियस। तो हमें इसको हिंदी में ही लिख लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में हिंदी में ही दिया हुआ है। ये हो गया एडवेन टी सी यस, एडवेंटिशियस
और कलिका को बोलते हैं बड। तो एडवेंटिशियस बड्स, तो एडवेंटिशियस बड्स यहाँ से उत्पन्न होने लगते हैं इसके कटे हुए किनारे से, जब ये पानी या नमीयुक्त मृदा के संपर्क में आती है। तो अब क्या होता है, इस बात का क्या फ़ायदा है जानने का, कि ये जो माली लोग होते हैं तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का, यानी कि इनकी ये जो शक्ति है इन पादपों के पास, कि इनके पर्व संधि से, यानी कि रूपांतरित स्तंभ में से एक नया पौधा निकल आता है, या फिर बायोफिल्म की पत्ती है उसमें से पत्ती से नया पौधा निकल आ रहा है। तो ये जो किसान लोग हैं, अब नॉर्मली क्या होता है, किसान लोग को बीज खरीदने पड़ते हैं, उसके बाद जाके नया उसको बीज को बोना पड़ता है और फिर जाके उसमें से नए पौधे आते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, इनमें तो बहुत ही आसान हो गया। इनमें तो किसान को बीज खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कायिक जनन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट किसान क्या करेंगे, पत्ती लेंगे, पत्ती को ज़मीन में डाल देंगे, बस उससे नया पौधा उग जाएगा। या फिर आलू लेंगे, आलू को ज़मीन में डाल देंगे, या फिर अदरक लेंगे, अदरक को ज़मीन में डाल देंगे, या केला लेंगे, केले को ज़मीन में डाल देंगे, तो उससे ही नया क्या बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। उनको बीज खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। तो इसी सामर्थ्य का, इस यही जो शक्ति है इन पौधों के पास, उनका पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाने में प्रवर्धन करते हैं, बड़े पैमाने पे जनन करते हैं। यानी किसान लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और बड़े पैमाने पे इसकी खेती कर पाते हैं। अब आगे एनसीईआरटी कह रही है कि ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है, यानी कि ध्यान देने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में, यानी अपेक्षाकृत मतलब रिलेटिवली, यानी कि अगर हम तुलना करने पर जो साधारण जीव होते हैं, साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। यानी कि सामान्य मतलब कॉमन, यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है वही ज़्यादातर मिलता है साधारण जीवों के अंदर में। वो साधारण जीव कौन से हैं, जैसे कि शैवाल होते हैं तथा फंजाई होते हैं, ठीक है, जैसे कि शैवाल और फंजाई। तो अपन ने पढ़ा था, एक होता है MPFPA, MPFPA। तो इसमें जो M था, M से है मोनेरा, M से मोनेरा है, फिर P से है प्रोटिस्टा, P से प्रोटिस्टा, P से प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद में F से फंजाई, FUNGI फंजाई, हिंदी में बोलते हैं फंजाई। P से होता है प्लांट, AE भी लगाते हैं प्लांटी, क्योंकि बड़ा किंगडम है। और प्लांटी के अंदर में बहुत सारे आते हैं, प्लांटी के अंदर में आते हैं, एक तो हो गया एल्गी, ALGAE, एल्गी आता है, जिसको बोलते हैं शैवाल कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है ब्रायोफाइट, फिर आता है टेरिडोफाइट, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को याद करने के लिए चलिए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये होते हैं। अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और ये होता है एनिमल यानी कि जंतु। तो अब एनसीईआरटी वाले लोग बोल रहे हैं कि ये जो साधारण वाले जीव हैं, यानी कि जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल सा है, उसमें मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आती है, और प्लांटी के अंदर में ये जो एल्गी है, प्लांटी के अंदर में ये जो शैवाल ये आते हैं। तो फंजाई और शैवाल, तो ये जो है साधारण जीवों में आते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई और शैवाल, इन सब में ये साधारण जीवों में आते हैं।
तो इनके अंदर में कौन सा जनन होता है ज़्यादातर? इनके अंदर में होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक होता है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद आगे वो कह रहे हैं कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि होती है, यानी कि यही कॉमन होता है, जैसे कि शैवाल तथा फंजाई। शैवाल मतलब एल्गी और फंजाई। और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में के आरंभन से पूर्व, प्रतिकूल का मतलब होता है खराब वाली, जब सिचुएशन हो जाती है ना खराब वाली, यानी कि एक होता है अनुकूल, अनुकूल मतलब अच्छी वाली परिस्थिति, और प्रतिकूल मतलब खराब वाली परिस्थिति। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व, आरंभ मतलब शुरू होने से पूर्व, यानी कि जब खराब वाली स्थिति आ रही होती है, आने वाली होती है, उससे जस्ट पहले, उससे जस्ट पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती हैं। यानी जब खराब परिस्थिति आ रही होती हैं, आने वाली होती हैं, उससे जस्ट पहले ये अलैंगिक से क्या होने लग, अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन करने लग जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी जो थी परिस्थितियाँ अनुकूल चल रही थी, अनुकूल मतलब सही चल रही थी, तो फिर ये लोग कर रहे थे अलैंगिक जनन। जैसे इनके व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि अब परिस्थिति बिगड़ने वाली है, तो ये किस में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं लैंगिक जनन में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अपना जनन करने लग जाते हैं जब इनकी परिस्थितियाँ क्या होने लगती हैं? प्रतिकूल, यानी कि डिफ़िकल्ट जब हो जाती है, डिफ़िकल्टी आ जाती है, तब ये लैंगिक जनन करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब इनकी परिस्थिति अच्छी रहती है तो ये करते हैं अलैंगिक जनन। अनुकूल, अनुकूल यानी कि इजी वाली जब कंडीशन रहती है तो अलैंगिक जनन, और जब खराब वाली होने लगती है उससे जस्ट पहले एक अगर करने लगते हैं लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फिर उसके बाद में सवाल है कि यह पता करें कि ये किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। यानी कि जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो ये जो लैंगिक जनन हो रहा है, लैंगिक वाले जनन में ये बदल रहे हैं अपने आप को, तो ये लैंगिक जनन में ऐसा क्या है कि ये इन्हें जीने में मदद करता है, जीवित रहने में मदद करता है। और दूसरा सवाल एनसीईआरटी ने चिपका दिया है कि लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है, कि लैंगिक जनन क्यों सफलता प्राप्त कर जाता है ऐसी प्रतिकूल यानी कि खराब परिस्थितियों में, क्यों उसको सफलता मिलती है। तो इन दोनों का जवाब थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। तब तक आगे पढ़ते हैं कि उच्च श्रेणी यानी कि हाई लेवल वाले जो पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां मिलती हैं, यानी कि अलैंगिक जनन भी मिलता है। अलैंगिक में भी कौन सा वाला मिलता है? कायिक प्रवर्धन, जो हमने पढ़ा, जो अभी देखा इतना सारा, कायिक प्रवर्धन मिलता है अलैंगिक जनन, तथा लैंगिक जनन द्वारा जनन देखा गया है, यानी कि अलैंगिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। यानी कि जो उच्च श्रेणी के पादप हैं, उच्च श्रेणी के पौधे हैं, उनमें अलैंगिक भी मिलता है और लैंगिक जनन दोनों ही मिलता है। तो उच्च श्रेणी के पादप कौन से होते हैं? जो मैंने ये प्लांट बताया था, प्लांट के अंदर में जो अलगी थी, ये वाली जो अलगी थी वो थी साधारण वाली, प्लांट साधारण वाला पादप था। लेकिन ये जो है, ये जो यहाँ पर है BGPA, जो ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, जिसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे, तो इनके अंदर में लैंगिक प्लस अलैंगिक दोनों ही के दोनों मिलते हैं, क्योंकि ये उच्च श्रेणी वाले हैं, इनका जो शरीर है वो ज़्यादा विकसित है, इसलिए इनमें अलैंगिक भी मिलता है और लैंगिक भी मिलता है। तो ये कौन से हो गए? उच्च श्रेणी वाले, उच्च श्रेणी वाले यानी कि हाई लेवल वाले जो पादप हैं, उनके अंदर में क्या मिल रहा है हमें? लैंगिक भी मिल रहा है प्लस अलैंगिक भी मिल रहा है। तो इसमें क्या मिल रहा है? लैंगिक प्लस अलैंगिक, दोनों के दोनों जनन देखने को मिलते हैं। तो आगे ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी ओर, अरे ये तो मिट गया, तो दूसरी ओर, कौन सी ओर?
दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में, जो अधिकांश जानवर हैं, उनके अंदर में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है। तो ये खास क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जंतुओं में केवल कौन सी विधि होती है, तो उसमें केवल लैंगिक विधि होती है। यानी कि हमने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया कि जो आखिरी का ए बचा था, यानी कि एनिमेलिया वाले जो किंगडम है, यानी कि जंतु में सिर्फ कौन सी विधि ज़्यादा केवल कौन सी मिलती है, केवल उसमें लैंगिक मिलती है, लैंगिक। असल में अलैंगिक भी होती है, लेकिन अपन को एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है कि एनसीईआरटी ने बोल दिया लैंगिक मिलती है, तो अपन को मान लेना है कि केवल लैंगिक मिलती है जंतुओं में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक और बार हम इसको बना लेते हैं पूरे को रिवाइज करने के लिए, कि हमने पढ़ा था MPFPA, ये पढ़ा था हमने। M से मोनेरा, P से प्रोटिस्टा, F से फंजाई, P से प्लांटी, A से एनिमेलिया। तो इसके अंदर में प्लांटी में भी, प्लांट वाले में भी हमारे पास थे, एक तो था एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, फिर था ब्रायोफाइट, फिर था टेरिडोफाइट, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म। तो इनसे हमें अभी कोई इतना खास मतलब नहीं है, हमें तो इसके बारे में जानना है, यहाँ तक हमें मालूम होना चाहिए शैवाल। तो एनसीईआरटी ने कहा कि जो साधारण वाले जीव हैं, साधारण वाले हैं, साधारण वाले कौन से, कि ये मोनेरा, साधारण वाले में आएंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, और प्लांटी के अंदर में ये जो शैवाल है, ये तो ये वाले जो हैं, जो साधारण वाले जीव हैं, उनके अंदर में क्या मिलता है हमें, उनके अंदर में हमें ज़्यादातर मिलता है देखने के लिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मिलता है हमें। सामान्य तौर पे क्या मिलता है, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है सामान्य तौर पे ज़्यादातर के अंदर में। ठीक है, और ये कौन सी परिस्थिति में मिलता है हमको, जब परिस्थिति अनुकूल होती है, जब परिस्थिति इजी वाली होती है, अनुकूल, बहुत ही कूल बात चल रही है यहाँ पर, अनुकूल परिस्थिति, यानी कि परिस्थिति जब आसान है तब होती है अलैंगिक जनन। तो आ से आ मिल जाएगा, आसान परिस्थितियों में, यानी कि अनुकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन। लेकिन जैसे ही ये देखते हैं कि भैया आग लगी, यानी कि परिस्थितियाँ जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हो रही है, प्रतिकूल परिस्थिति हो रही है, यानी कि परिस्थितियाँ जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि खराब परिस्थिति के आने से पहले पहले ये किस में बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं लैंगिक जनन में, ये बदल जाते हैं ये। तो जब अनुकूल परिस्थिति हैं तो अलैंगिक हैं, और जैसी परिस्थितियां खराब होती हैं, खराब होने वाली होती हैं, तो वो अलैंगिक में बदल जाते हैं साधारण वाले जीव। फिर उसके बाद में आते हैं उच्च श्रेणी वाले जो पादप हैं, ये प्लांट के अंदर में जो ये उच्च श्रेणी वाले हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर में एनसीईआरटी ने क्या बताया, इनके अंदर में एनसीईआरटी ने बताया कि इनमें लैंगिक भी मिलता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, और अलैंगिक भी मिलता है, अलैंगिक भी मिलता है, अलैंगिक जनन भी मिलता है, दोनों मिलते हैं इनके अंदर में। और अलैंगिक में कौन सा मिलता है, कायिक वाला, कायिक प्रवर्धन मिलता है, अलैंगिक के अंदर कायिक प्रवर्धन मिलता है। और एनिमल के अंदर में एनसीईआरटी ने बताया है, एनिमल के अंदर में एनसीईआरटी ने बताया कि केवल कौन सा जनन मिलता है, एनिमल के अंदर में सिर्फ मिलता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, केवल लैंगिक जनन मिलता है एनिमल के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधारण वाले में अलैंगिक मिलता है अनुकूल परिस्थिति में, फिर वो लैंगिक में बदल जाते हैं, और ये जो साधारण में शैवाल भी आ जाते हैं। और उच्च श्रेणी वाले में मिलता है अलैंगिक प्लस लैंगिक, उच्च श्रेणी वाले पौधों में, और जानवरों के अंदर एनिमल में यानी कि जंतु में सिर्फ लैंगिक मिलता है।
तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब जो 2 सवाल पिंक से ये जो दर्शाए गए हैं, एनसीईआरटी ने पूछा कि ये जो लैंगिक जनन में ये बदल रहे हैं, तो ये लैंगिक जनन, पहले तो ये पता करें कि लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थिति, जब परिस्थिति खराब होती है तो इनको जीवित रहने में कैसे सहायता करता है। और दूसरी बात ये पूछा कि इनने जो लैंगिक जनन होता है वो ऐसी परिस्थितियों में क्यों सफलतापूर्वक रहता है। तो असल में छोटे छोटे मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर में हमने देखा था कि ये जो नर होता है, ये मादा है, उससे जो गैमीट निकलते हैं, ये जैसे गैमीट निकल नर गैमीट और मादा गैमीट, तो ये आपस में जो है मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, यानी कि इनका जो गैमीट होते हैं युग्मन हो जाता है, इनका युग्मक जो होते हैं उनका युग्मन हो जाता है, मिल जाते हैं। तो इससे एक नया जाइगोट बनता है, एक नया युग्मन से युग्मन हो जाता है, तो वो एक नया जाइगोट बनता है। अब ये जो बना है उसमें जो नर के भी गुण हैं और मादा के भी गुण हैं, और साथ में इसमें जो आसपास का जो इसका वातावरण है उसका भी असर है, यानी कि जो खराब वाला वातावरण है उसका भी असर है। तो ये ऐसा होता है कि इसके अंदर ये जब मिलता है दोनों से, तो ये दोनों ऐसे खराब वातावरण देख चुके, तो इसमें जब ये जो बदलाव आएंगे इन दोनों के मिलने से, तो ये खराब वातावरण को झेल सकने वाली ऐसी इसमें काबिलियत आ जाती है कि ये इस खराब वातावरण में ढल सकें। तो इस वजह से जब इससे ये जो जंतु बनेगा, इससे जो भी ये जीव बनेगा, तो उसके अंदर में इस खराब वातावरण यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए, इस प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए इसके अंदर वो गुण होंगे। इस वजह से ये जो लैंगिक जनन से बना है वो इस खराब परिस्थिति में, इस प्रतिकूल परिस्थिति में आगे जीवित रह सकेगा, यानी कि इसका सामना कर पाएगा, इसलिए जीवित रह सकेगा। और सामना करने के इसके गुण कैसे आए, क्योंकि इन दोनों का मिलन हुआ, इन दोनों के अंदर में यहाँ पर युग्मन हुआ, इस वजह से इसके अंदर ऐसी काबिलियत आ गई कि ये प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर सके। इस वजह से ये जो लैंगिक जनन हुआ वो इन प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि खराब वाली परिस्थिति में जीवित रहने में मदद करता है और सफलता प्राप्त करता है। तो इसलिए अलैंगिक जनन हमेशा सफलतापूर्वक होता है खराब परिस्थिति के अंदर में, एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा बढ़िया होता है अलैंगिक जनन के मुकाबले में इस मामले में। तो यहाँ तक हमारा एनसीईआरटी का सफ़र पूरा हुआ अलैंगिक जनन का। अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लैंगिक जनन। और यहाँ तक जितना भी पढ़ाया गया है उसको 7 बारी हमें रिवाइज़ करते रहना है। फिर से मैंने याद दिला दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बी पॉजिटिव।